Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant. In previous classes, we have completed classifications of bacteria on the basis of flagella. Actually, we have completed all type of classifications, either which is based on capsules, based on cell wall, based on flagella, based on their nature. इस जितने भी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो सारी क्लासिफिकेशंस वी हैव कंप्लीटेड इन अर्लियर क्लासेस। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। तो जो जिन्होंने अभी तक क्लासिफिकेशंस की पूरी वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, वहां पर देखेंगे और जो क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया हम लोग स्टार्ट किए थे उस क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, हैबिटेट, देयर क्लासिफिकेशंस वी हैव कंप्लीटेड। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड कि कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को बैक्टीरिया फॉलो करेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा बैक्टीरिया का। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. First one is asexual and second one is sexual. So there are two types of mode of reproductions. Reproductions occurs in bacterial body. Occurs in bacterial body. तो बैक्टीरियल बॉडी में टोटल टू टाइप्स के क्या होते हैं अपने पास, और वी कैन आल्सो से अकर्स इन बैक्टीरिया ओनली, अकर्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में टोटल टू टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Sexual mode of reproductions. तो asexual mode of reproduction and second one is sexual mode of reproductions. तो actually there are two type of mode of reproduction. One is asexual mode of reproduction and second one is sexual mode of reproduction. Asexual mode of reproductions में क्या होंगे और sexual mode of reproductions में क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। एसेक्सुअल के अंदर में आप जब देखोगे तो हियर यू विल सी वन इज बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। एंड सेकेंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स इन बैक्टीरियल बॉडी इज सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशंस। तो बेसिकली देयर आर टू मेथड बाय विच बैक्टीरिया showing asexual reproduction, or bacteria will produce own species or own progeny by asexual method of reproduction. In sexual mode of reproductions, there are three methods are used by bacterial body. First one is transformation. Second one is transduction and third one is conjugation. Sexual reproductions can be also known as parasexual. मैं यहां पे लिख रहा हूं parasexual. सेक्सुअल में भी ऑल्सो नोन एज पैरासेक्सुअल। अब आप कहोगे कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया था इस अर्थ पे। जब इवोल्यूशन हुई थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? अपना बैक्टीरिया था। और अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा? तो नहीं, सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोटिस्टा शो करते हैं। याद रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्टा।
ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहां पर देखने को मिला था, प्रोटिस्टा में देखने को मिला था, प्रोटिस्टा के अंडर में देखने को मिला था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्यों आई, क्यों आने का जरूरत हुआ, क्यों बैक्टीरिया इस मोड को फॉलो करने लगा, ये सब मैं बताऊंगा। और ये प्रोटिस्टा के बाद आया है, ये भी आपको ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज सीन इन प्रोटिस्टल बॉडी, ये ध्यान रखना है आपको। तो आते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस पे। फर्स्ट अपना मोड स्टार्ट करते हैं, दैट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में हमारा फर्स्ट होगा बाइनरी फ्यूजन। ए सेक्सुअल में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में ध्यान रखेंगे कि सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया। मैं एग्जांपल से चीजों को समझा रहा हूं डायग्राम्स के थ्रू कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। देखिए बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स क्या होता है टू, एंड फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन। फ्यूजन मीन्स होता है डिवीजन, यानी if a single organism divided into two body or two organism is known as binary fission। यानी यहां पर जो डिवीजन होगा वो कितना होगा, दो पार्ट में होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। कैसे होता है ये समझना, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। और यही आपको डेफिनेशन जो है आपके कॉलेजेस एग्जामिनेशंस में और आपको जीपेट के लिए भी याद रखने हैं। और कहां से क्वेश्चन जीपेट में आएगा, नाइपर में कहां से आएगा, या जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको कहां से आएगा क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो suppose that this is a bacteria and bacteria having genetic material that is DNA which is circular and double stranded and naked in nature। अब होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया के अंदर में क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और बैक्टीरिया क्या करना स्टार्ट किया, बाइनरी फ्यूजन। यानी बैक्टीरिया अपने जैसा एक और बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करना चाहेगा। तो होता क्या है कि जो बैक्टीरियल बॉडी है, इस बैक्टीरियल बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी जो डीएनए है, तो सबसे पहले इस डीएनए के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस ऐसे कहते हैं उस प्रोसेस को। तो यहां पर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई यहां पर बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल्स का क्या होना स्टार्ट हुआ है, डिवीजन हुआ। तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल्स कुछ इस टाइप से होना स्टार्ट होंगे, इट इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए। तो देखिए यहां पर ये एरिया और ये एरिया, यहां पर आप जब नोटिस करेंगे तो दिस वन रीजन एंड दिस वन रीजन, यहां से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, यानी कि डीएनए डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। इस स्टेज में आपने क्या नोटिस किया कि यहां पर जो है वो डीएनए क्या हो गया, तो यहां पर डीएनए स्टार्ट टू डिवाइड, यहां पर स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, तो अब जो सेल वॉल है बैक्टीरियल बॉडी का, वो भी अब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा कुछ इस टाइप से। ये बैक्टीरियल बॉडी है, अब ये बैक्टीरियल बॉडी भी डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, यानी कि यहां पर एक जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, और एक जेनेटिक मटेरियल्स यहां पर, क्योंकि मटेरियल्स ऑलरेडी यहां पर डिवाइड हुए हैं इस वाले स्टेज में, है ना, इस वाले स्टेज में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर बॉडी जो है वो सेल डिवाइड करना स्टार्ट किया, यानी कि यहां पर जो है प्रोसेस क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, काइनेसिस मींस डिवीजन और साइटो मींस सेल, यानी कि सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या देखोगे कि हियर यू विल सी देयर आर टू बैक्टीरिया विल फॉर्म, हियर यू विल सी देयर आर टू बैक्टीरिया विल फॉर्म, यहां पर दो बैक्टीरिया जो हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए बैक्टीरिया स्टार्टिंग में क्या था, तो बैक्टीरिया स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखे तो वहां पर बैक्टीरिया हमारा क्या था, सिंगल था। यहां पर कितना बैक्टीरिया है, वन बैक्टीरिया, और यहां पर आपको कितना मिल गया, 1 and 2, टोटल कितने बैक्टीरिया हो गए, 2 बैक्टीरिया। यानी एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनने को ही हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में हमेशा अ सिंगल बैक्टीरिया विल डिवाइडेड इनटू 2 बैक्टीरिया और 2 डॉटर सेल।
इसमें कोई फीमेल्स बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हुई क्या? नहीं। यहाँ पर कोई मेल बॉडी है क्या? नहीं। यहाँ पर कहीं गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं। यहाँ पर तो एक बैक्टीरियल बॉडी था, जैसे ही वो मैच्योर हुआ और उसने क्या कर लिया, दो पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लिया। ये मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। और याद रखेंगे कि बाइनरी फ्यूजन अप्रॉक्स ईच 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है सिंगल बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ईच 20 मिनट क्या होता है, तो 1 बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू 2 बैक्टीरिया। हर 20 मिनट में ऑन एन एवरेज बाइनरी फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है। हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपके घर में अगर 100 बैक्टीरिया हैं तो वो आने वाले 20 मिनट में 100 से कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ये इनका क्या है, रेट है। तो ये भी आपको याद रखना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, दैट इज 20 मिनट में बाइनरी फ्यूजन्स या तो एक बैक्टीरिया जो है 2 बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट और 2 बॉडी, और बैक्टीरिया विल फॉर्म 2 न्यू बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। So I hope you got your this concept. So come to the next concept. Next asexual reproduction is that is cyst formation. So come to the next asexual reproduction, that is cyst formation. तो cyst formation में क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट कि cyst formation जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस कहने का मतलब है जब बैक्टीरिया के फेवर में कंडीशंस नहीं होंगे उस समय सिस्ट फॉर्मेशन होगा। जैसे मान के चलो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इन द सेंस अगर 30 डिग्री ना होकर के टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री हो गया, मोर देन 90 डिग्री हो गया, मोर देन 60 डिग्री हो गया, मोर देन 50 डिग्री हो गया, तो बैक्टीरिया के लिए वो क्या हो गया, एडवर्स कंडीशन हो गया। यानी जिस हैबिटेट को बैक्टीरिया सूट करता है, जिस हैबिटेट में बैक्टीरिया अपने आप को स्टेबल रखता है, वो हैबिटेट वहां पर नहीं है। तो उस केस में क्या करता है, बैक्टीरियल बॉडी में एक चेंजेस आती है। यानी जब एडवर्स कंडीशन होता है, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है, तो सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द सिचुएशन इज एडवर्स। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, जब सिचुएशन एडवर्स हो। सिचुएशन एडवर्स का मतलब है एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो चाहिए था वो एडवर्स हो। और वी कैन ऑल्सो से ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरियल बॉडी में क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है अनफेवरेबल में, तो देखिए सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया, सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया, सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो मैंने आपको बनाया। इस बैक्टीरिया को जैसे ही पता चला कि कंडीशन जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हो गया। जैसे हमारे लिए अनफेवरेबल क्या होगा, जब हमें पानी में कोई फेंक देगा तो अनफेवरेबल कंडीशन, हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बहुत समय तक। तो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही बैक्टीरिया के आया, यानी कि जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस, जो वेदर कंडीशंस हैं या जो भी फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, वो फैक्टर्स अवेलेबल ना होकर के फैक्टर्स के बियॉन्ड चला गया, वो यानी एडवर्स कंडीशंस क्रिएट हो गया। इसके जस्ट विपरीत कंडीशन वहां पर वातावरण डेवलप हो गया, तो उस केस को हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस हुआ तो ये बैक्टीरिया जो था, अब बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है जी। किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर है ना। तो यहां पर देखिए एक लेयर का मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं, आई थिंक येलो आपको विजिबल नहीं है, चलिए। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है इस बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, तो ये इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
तो देखिए यहां पर हमने इस बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर बना दिया, जो बैक्टीरिया को उस क्लाइमेट पर, यानी जो एडवर्स कंडीशन आए थे ना, उस एडवर्स कंडीशन से बैक्टीरिया को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, है ना। ये क्या है, ये हमने बनाया एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हुआ बैक्टीरियल बॉडी में, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर। और इस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम बोलते हैं सिस्ट। इसी को क्या कहते हैं, तो दिस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर नोन एज सिस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हुआ है बैक्टीरियल बॉडी के आउटर सरफेस पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्ट कह रहे हैं। अब सुना, प्रॉपर्टी क्या था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द सेंस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए डिवाइड होगा, कितना बनाएगा, 2, ये फिर डिवाइड होंगे 2, ऐसे ही कंटिन्यूअसली इसमें क्या होते जाएंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता जाएगा। सेल तो डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्ट कह रहे हैं। तो सेल को तो वो डिवाइड नहीं होने देगा, क्योंकि इसके बाहर एक पुट्टी लगी हुई है, जैसे घर के बाहर एक पुट्टी चढ़ती है ना, ताकि पानी वगैरह बाहर से हमारे घर के अंदर रिसे नहीं, है ना। तो यहां पर ऐसे ही एक पुट्टी लगी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्ट कह रहे हैं। तो सिस्ट के रहते भर में सेल डिवाइड नहीं होगा, ये जो सेल है, ये सेल यहां पर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस अंदर क्या हो गए, बहुत सारे डिवाइड हो गए, और इसी को हम बोलते हैं स्पोर। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोर। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ध्यान रखना, यानी व्हेन फेवरेबल कंडीशन अकर्स, फेवरेबल कंडीशन अकर्स, जब फेवरेबल कंडीशंस होगा, फिर से आएगा, यानी एक न एक समय के बाद फिर से उसके जैसे वातावरण आ जाएंगे, जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, बैक्टीरिया से रिलेटेड, बैक्टीरिया का हैबिटेट से रिलेटेड वातावरण हो, उस केस में क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, तो व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अकर्स, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे, तब क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सिस्ट लेयर है, ये सिस्ट लेयर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये जो सिस्ट लेयर है, ये सिस्ट लेयर यहां से रप्चर होगा। क्या हो जाएगा भाई, तो ये सिस्ट लेयर था, और ये सिस्ट लेयर यहां से रप्चर, यानी कि अब ये फट जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर ये लेयर रह करके क्या करेगा, तो सिस्ट लेयर यहां पर क्या हो गया, रप्चर हो गया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का भी सेल वॉल क्या होगा, रप्चर होगा, क्योंकि सेल वॉल इसलिए रप्चर नहीं हो रहा था क्योंकि सिस्ट वॉल रप्चर नहीं कर रहा था। तो क्या यहां पर सीन देखने को मिला कि व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अकर, सिस्ट विल रप्चर, सिस्ट क्या होगा बेटा, रप्चर करेगा। रप्चर करने का मतलब है कि सिस्ट वहां से रिमूव हो जाएगा, फट जाएगा। सेल वॉल विल ऑल्सो, सेल वॉल विल ऑल्सो रप्चर, ये भी क्या होगा, रप्चर करेगा सेल वॉल भी। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, तो इस सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट था, स्पोर प्रेजेंट था। ये क्या था, स्पोर। अब जैसे ही सेल वॉल रप्चर होगा, जैसे ही बलून फटेगा, तो उसके अंदर जितने भी एयर्स हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सेल वॉल रप्चर हुआ, दिज ऑल स्पोर विल रिलीज फ्रॉम हेयर एंड दिज ऑल स्पोर्स आर रिलीज ऑन एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में ये रिलीज हो जाएंगे, इन एटमोस्फेयर दिज ऑल स्पोर आर रिलीज, और दिज ऑल स्पोर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया। यानी यहां पर क्या हुआ भाई, तो यहां पर हुआ कि स्पोर जो है वो क्या हो गया, तो दिज ऑल स्पोर आर रिलीज, यहां से ये क्या हो रहे हैं, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि स्पोर क्या हो रहा है, स्पोर रिलीज हो रहा है। एंड यहां पर क्या देखेंगे कि ईच स्पोर विल responsible for formation of bacteria, formations of bacteria, or we can say formation of new bacteria। न्यू बैक्टीरिया के फॉर्मेशंस के लिए सारे स्पोर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखिए एक सिंगल बैक्टीरिया था, और अब क्या कर दिया इन्होंने, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बना दिया। कौन से मेथड से, तो सिस्ट फॉर्मेशन। कौन सा मेथड यहां पर यूज हुआ,
सिस्ट फॉर्मेशन, इंसिस्ट फॉर्मेशन के मेथड से ये क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर भी कोई मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ क्या, यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन हुआ क्या, नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर विल हैज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल बॉडी that may lead to protect bacteria from outer adverse conditions, and inside the bacterial body spore will continuously form just because of cell divisions. After whenever the favorable conditions once again comes around the bacterial body, the cyst will rupture from outer part of the bacterial body, and cell wall also rupture due to presence of so many spore inside the bacterial body. And after the rupture of cell wall and cyst layer, the all spore will release in atmosphere or environment that may lead to form a new bacterial body. This is all about cyst formations. I hope you got your answer. आपको ये मालूम हो गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, यू गॉट योर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है कि बैक्टीरियल बॉडी जो है उसके बाहर जैसे ही विपरीत परिस्थिति हुई, उसके बाहर एक लेयर बन गया, प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। जैसे ही स्थिति अच्छी हुई तो वो लेयर फट गया, वहां से हट गया, और अंदर क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली डीएनए जो है रेप्लिका बना रहा था, यानी डीएनए नए डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा था, निर्माण कर रहा था। और डीएनए क्या कर गया, जब वहां से रेप्लिका बनना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे रेप्लिका बन गए, जैसे ही प्रेशर पड़ा ये रप्चर हुआ और सारे के सारे डीएनए स्पोर रिलीज हुए और क्या कर गया, नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते। दैट इज ऑल अबाउट सिस्ट फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अपना क्या हो गया, बैक्टीरियल बॉडी में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया अभी कि टोटल कितने टाइप्स के होते हैं सेक्सुअल, या तो इसको हम पैरासेक्सुअल भी कहते हैं, पैरासेक्सुअल। लेकिन याद रखेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक और ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशन। कौन है, मोनेरा है, बैक्टीरिया है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन प्रोटिस्टल बॉडी। तो प्रोटिस्टा सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या किया था, शो किया था। बैक्टीरिया सबसे पहले नहीं किया था। इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा में देखने को मिला था, लेकिन बैक्टीरिया भी आगे जाकर के ये चीजें करता है, यानी बैक्टीरिया भी आगे जाकर के पैरासेक्सुअल और वी कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर देखिए कैसे होगा। सेक्सुअल का फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टाइप इज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है ये समझते हैं। तो सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया विच नेम इज बैक्टीरिया ए, दिस वन इज अ बैक्टीरिया ए and this one is a bacteria B, bacteria B. So there are two bacteria, bacteria A and bacteria B. एक बैक्टीरिया जो है, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो बैक्टीरिया हैविंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज नोन एज प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो होता क्या है कि वो जो प्लाज्मिड होते हैं वो आगे जाकर के एक रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेजिस्टेंस फैक्टर का रूल क्या है वो समझना। जैसे मान के चलिए आपके घर में हमेशा मॉपिंग होती होगी, घर में आप सफाई करते होगे, झाड़ू लगाते होगे, पोछा लगाते होगे। तो मॉपिंग में आप क्या करते होगे, डिसइंफेक्टेंट यूज करते होगे, कभी डिटोल, कोई किसी घर में सेवलॉन यूज होता होगा, किसी में से टिपॉल यूज होता होगा। ऐसे आप क्या करते होगे, डिसइंफेक्टेंट आप यूज करते हो ताकि कोई माइक्रोब्स हमारी सरफेस पे, हमारे फ्लोर पे, हमारी कॉर्नर्स में या हमारे घर में ग्रोथ ना करें। अब क्या होता है, देखिए माइंड केवल भगवान ने हमें नहीं दिए हैं। हम बोलते हैं यार कि दुनिया में दिमाग केवल इंसान को, ऐसा नहीं है। इंसान को ही केवल दिमाग नहीं, इवन मोनेरा को भी दिमाग है, बैक्टीरिया के पास भी माइंड है, उसके पास भी मालूम है कि हम कैसे करें। आपने पढ़ा होगा डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है,
याद रखेंगे किसने दिया था ये थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी दिया था। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इन जनरल कभी हो सकता है पूछ दे, और हमें नॉलेज के लिए ये सब होना चाहिए। तो डार्विन्स क्या कहते हैं कि सरवाइव करने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ये बैक्टीरिया को एक डिटोल आ रहा है केमिकल, जो इसको मार करके चला जा रहा है। हर बार डिटोल आया और मार करके चला गया, ये हर बार डिटोल आया मार करके चला गया, सेवलॉन आया मार करके चला गया, टिपोल आया मार करके चला गया, लाइफ बॉय साबुन हमने यूज किया मर गया वो। अरे तो भाई ये सरवाइव कैसे करेगा, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसको भी तो उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है इस पृथ्वी पे रहने का। तो ये कैसे ग्रोथ करेगा? या जैसे मान के चलो हम एंटीबायोटिक्स ले लिए, पेनिसिलिन, हमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुई है और हमने पेनिसिलिन ले लिया, और पेनिसिलिन लेते ही बैक्टीरिया मर गया, हम ठीक हो गए। तो बैक्टीरिया भी तो सोचेगा ना कि भाई ये इंसान यूज क्या करता है हमारे ऊपर कि हम मर जाते हैं। तो वो अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, अपनी पॉपुलेशंस को बचाने के लिए, अपने आने वाले चाइल्ड को बचाने के लिए क्या करता है, कुछ दिमाग लगाता है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो हमें मारते चला जाएगा, तब तो फिर हमारी प्रजातियां ही खत्म हो जाएगी, हमारी स्पीसीज सब स्पीसीज ही खत्म हो जाएंगे। ये एक एंटीबायोटिक्स खाता है और हमें ठीक कर देता है, तो कैसे काम चलेगा भाई? तो अब ये क्या कहता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये काम करने के लिए इसके पास कोई और है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मीड। जैसे किसी का शादी हो जाता है तो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड कहता है चलो जी मैं जॉब करता हूं और तुम क्या करो, रिलेटिव्स को देख लो, बच्चों की पढ़ाई देख लो, बैंक का काम देख लो, घर संभाल लो, ये सारी चीजें, मतलब काम बट गया कि तुम वो करो मैं ये करूंगा। या तो किसी घर में दोनों जॉब करते हैं तो तीसरा कैसे मैनेज होगा, तो चलो ठीक है सुबह में तुम करना शाम में मैं कर लूंगी, ऐसा मतलब जो भी चीजें हैं। तो बैक्टीरिया के पास भी एक डीएनए जो है, सर्कुलर डीएनए जो सेंटर में प्रेजेंट है, मैं आपको बता देता हूं कि सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया, तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। इस डीएनए का काम है कि आप रेप्लिका बनाइए और नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कीजिए। और यहां पर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मीड। ये भी क्रोमोसोमल मटेरियल ही है, यानी कि ये भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही है, ये भी डीएनए है। अभी स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पार्ट में जब मैं स्ट्रक्चर लेकर के आऊंगा बैक्टीरिया का, उसमें मैं बताऊंगा उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मीड। तो प्लाज्मीड को बैक्टीरिया केवल एक ही काम दिया है कि भाई तुमको हमें बचाना है। ये लोग इंसान आते हैं और हमें मार करके चले जाते हैं, पता नहीं क्या छिड़कते हैं हमारे ऊपर, हम तो खत्म हो जाते हैं यार, एक सेकंड भी नहीं लगता और हम मर जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या कहता है कि आपको क्या करना है, बचाना है। प्लाज्मिड को कहता है कि तुम सोचते रहो, जैसे आपके घर वाले बोले ना कि तुम कोई हेडेक मत लो, तुम तो बस पढ़ाई करो, तुम जीपेट क्रैक करो, तुम अच्छा फार्मासिस्ट बनो, तुम रिसर्च में जाओ, तुम्हें और कोई हेडेक नहीं लेना है। कहां से पैसा आ रहा है, क्या काम हो रहा है, नहीं काम हो रहा है, कैसे पैसे आ रहे हैं, पैंडेमिक चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिजनेस लो है, हाई है, कुछ मत सोचो, आप केवल पढ़ाई करो। तो वैसे ही इस प्लाज्मिड को बोला जाता है कि तुम प्लाज्मिड कुछ मत सोचो, केवल तुम ये सोचो कि तुम्हें हमें बचाना कैसे है, तुम्हें हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, ताकि हम चैन से रहें और हमारा आने वाला जनरेशन चैन से रहे। तो प्लाज्मिड कहता है ठीक है भाई हम ये काम करते हैं। कुछ साल हुए, मतलब हम कंटिन्यूअसली टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कोलगेट 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 कोलगेट, और बैक्टीरिया मरते जा रहा है। तो डेली प्लाज्मिड जो, जैसे मान के चलो हर 20 मिनट में क्या हो जाता है, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है बाय बाइनरी फ्यूजन। मैंने आपको बताया अभी, सुनना अच्छे से, कॉन्सेप्ट सुनना, स्टोरी लग रहा होगा सर टाइम पास करा, नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। ये जो आज मैं बताने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप कभी नहीं भूलोगे। और इसका रोल आपको 6th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में आएगा। जब 6वें सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी में आप आएंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है इस बैक्टीरिया का, इसलिए ये कहानी सुनना बहुत जरूरी है ना। तो क्या हुआ भाई, डेली हम डिटोल घर में यूज कर रहे थे, डेली डिटोल आ रहा है, डेली डिटोल आ रहा है, डेली हम बैक्टीरिया को मार रहे हैं, डेली बैक्टीरिया को मार रहे हैं, डेली प्लाज्मिड कुछ सोचता है उसके बारे में, डेली सोचता है उसके बारे में, डेली सोचता है उसके बारे में, लेकिन मर जाता है, फिर सोचता है, फिर मर जाता है, फिर सोचता है, एक ना एक तो बच जाएगा ना, कहीं से एक बच जाएगा। जो बचते जाता है वो फिर आप जब तक मोपिंग दोबारा लगाओगे तब तक वो लाखों बैक्टीरिया बना करके बैठ गया, फिर आपने मोपिंग लगाया, फिर अगले दिन लाखों बैक्टीरिया, मतलब एक आध भी बच गया तो बन जाएगा। तो धीरे धीरे वो सोचते उसका अल्टीमेट निकालता है, उसका अल्टरनेट निकालता है कि भाई ये डिटोल में ये केमिकल है, हमें मार रहा है, ऐसा करो ये केमिकल्स को ही खत्म कर दो। आया समझ में? जैसे पेनिसिलिन एक ड्रग है और पेनिसिलिन में क्या प्रेजेंट है, तो बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, तो बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है।
ये रिंग जो है वो बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया को बार बार ये रिंग मार रहा था, बार बार वो मेडिसिन मार रहा था, बैक्टीरिया ने क्या कर दिया कि इस रिंग को ही ओपन कर दिया। क्या मारो हमको, हम तो तुमको ही ओपन कर दिए। जब रिंग ही ओपन हो गया तो फिर क्या मारेगा, ये तो अपना ही इनएक्टिव हो गया, ये अपना ही इनएक्टिव हो गया। तो प्लाज्मिड जो है क्या डेवलप करता है, बैक्टीरिया के अंदर डेवलप करता है। ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के अंदर डेवलप करता है रेजिस्टेंस। कैसे करता है ये स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप डिटोल दोगे, डिटोल से मॉपिंग करोगे लेकिन बैक्टीरिया नहीं मरेगा। आप बरसों से, जैसे होता है ना हम ब्रांड यूज करते हैं, नहीं नहीं यार हम तो लिरिल ही साबुन यूज करेंगे, नहीं नहीं मैं तो बरसों से लाइफ बॉय ही यूज करते आ रहा हूं, मेरे घर में तो हमेशा कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ही आ रहा है। तो बरसों से यूज कर रहे हो ना, तो आपके दांत के अंदर जो कोलगेट आप यूज करते आ रहे हो या क्लोजअप आप यूज कर रहे हो बरसों से, तो दांत के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया उस कोलगेट के अगेंस्ट क्या डेवलप कर लिया है, रेजिस्टेंस। क्या डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब आप कोलगेट रगड़ तो रहे हो लेकिन बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो क्या बन गया है, रेजिस्टेंस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कोलगेट रगड़ रहे हो। हाँ आप दूसरा यूज करोगे तब वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसका रेजिस्टेंस नहीं है, उसके अगेंस्ट उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसीलिए कोलगेट पहले नीम आया, फिर कोलगेट में तुलसी आया, फिर कोलगेट में बबूल आया, फिर कोलगेट में नीम प्लस अदरक सब कुछ आ गया, है ना। तो ये मैंने ऐसे ही आपको बताया। कहने का मतलब है कि अगर हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को यूज करते हैं तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट क्या कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और यही चीजें हम जब डेवलप करते हैं किसी के प्रति तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। मम्मी पापा डेली मार रहे हैं, शुरू में दर्द होता था, फिर मम्मी तो डेली पीटती है, यार दर्द ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता, तुम डांटो बोलो गाली दो कुछ भी करो मैं फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या कर लिया, टॉलरेट करना सीख लिया, बर्दाश्त करना सीख लिया कि तुम तो गाली देते रहो मम्मी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम तो कुत्ता बोलते रहो हमें, हम तो अपना काम करेंगे, हम तो खेलेंगे, है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, टॉलरेट। हमने मम्मी की बातों को टॉलरेट करना सीख लिया है। 2-4 चप्पल भी मार रही है तो फर्क नहीं पड़ रहा है बॉडी पे, तो ये क्या हो गया, टॉलरेट हो गया। तो यही प्रॉपर्टी अगर बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। हमारे केस में क्या है, टॉलरेंस, उसके केस में क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन करता है, प्लाज्मिड। यानी ये वो बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्या डेवलप कर लिया, आर फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर। किसी एक बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया, हजारों बैक्टीरिया लाखों बैक्टीरिया, लेकिन किसी एक को मिल गया कि हमने क्या बना लिया, रेजिस्टेंस फैक्टर। अब देखो जैसे मान कर चलो आप साइंटिस्ट हो, आप मेडिसिन बनाओगे, जैसे अभी कोविड का वैक्सीन आया, कोविन आया, कोविशील्ड आया, और भी बहुत सारे, स्पुतनिक आया, बहुत सारे आया। तो ये जो वैक्सीन आया तो क्या हम अपने ऊपर ही यूज करेंगे या पूरे दुनिया को देंगे, हम पूरी ह्यूमैनिटी को देंगे, हम पूरे मानव को देंगे, सभी को देंगे कि नहीं भाई हमने आविष्कार किया लेकिन तुम तो लो। तो जब ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है किसी केमिकल के अगेंस्ट कि भाई ये डिटोल हमें आकर के मार रहा है, ये सेवलॉन हमें आकर के मार रहा है, और बरसों से हमारे घर वाले सेवलॉन ही यूज कर रहे हैं, तो तू ऐसा कर, हमने सेवलॉन का तोड़ निकाला है। अब सेवलॉन आकर के मोपिंग तो करेगा, पोछा तो लगा देगी आकर के बाई, लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं। यानी उसने अपने अंदर क्या डेवलप किया, रेजिस्टेंस। अब ये क्या कहेगा, बी वाले बैक्टीरिया को, सी बैक्टीरिया को जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, कहेगा कि तुम मेरे से रेजिस्टेंस लेना, मैं तुम्हें देता हूं, मैं तो रेजिस्टेंस बना ही लूंगा क्योंकि मेरे अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई। अब क्या होता है, इस बैक्टीरिया ने अपना रेजिस्टेंस, इस बैक्टीरिया ने अपना रेजिस्टेंस यहां से क्या किया, रिलीज किया। कहां पर रिलीज कर दिया, तो इन्वायरमेंट में। यानी कि कहां पर रिलीज कर दिया, तो ये रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। और दूसरे बैक्टीरिया जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं था, यानी जिसके पास ये बनाने की कैपेसिटी नहीं है, जैसे हम वैक्सीन नहीं बनाए, वैक्सीन तो किसी और ने बनाया, लेकिन हमें भी तो मिला ना, हम भी तो लिए कहीं ना कहीं से। तो ये बैक्टीरिया इस रेजिस्टेंस को रिसीव कर लेता है, इसको क्या कर लेता है, रिसीव, या तो वी कैन आल्सो से इसको ग्रैब करता है। यानी कि अब ये रेजिस्टेंस कहां पे चला गया, इस बैक्टीरिया के पास। तो देखो ये आर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यानी ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ए का जेनेटिक मटेरियल बी में चला गया। अब जब ये बी वाला बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा 20 मिनट के बाद, तो कितने बैक्टीरिया बनाएगा, तो आपको भी मालूम है कि 2 बैक्टीरिया बनेगा क्या बाइनरी फ्यूजन में।
ये आगे फिर डिवाइड होगा तो कितने बनेंगे? 2। ये भी आगे जाकर के डिवाइड होगा तो कितने बनेंगे? 2। अब इन सभी बैक्टीरिया में क्या रहेगा? R प्रेजेंट रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस फैक्टर रहेगा, यानी ये बैक्टीरिया अब डिटोल से मरने वाला नहीं है। ये बैक्टीरिया अब पेनिसिलिन मेडिसिन खाने से मरने वाला नहीं है, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने जेनेटिक्स रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप कर लिया है। और एक के पास आएगा तो सब, अब ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, जब भी ये अपना चाइल्ड बनाएंगे, बाइनरी फ्यूजन, सिस्ट फॉर्मेशन, जो भी यूज करेंगे, इन सब में रेजिस्टेंस फैक्टर पहले से ही प्रेजेंट होगा। तो बताइए ये बैक्टीरिया मरेगा क्या डिटोल से? नहीं मरेगा। इसीलिए हमेशा घर में अगर रूल्स है तो रूल्स को ब्रेक कीजिए, हमेशा अलग अलग क्या कीजिए आप, लिक्विड जो है वो यूज कीजिए। जैसे अभी लाइजोल चल रहा है, लाइजोल बहुत घर में यूज होता है, तो लाइजोल को भी चेंज कीजिए, कभी कुछ ऐसे करके करना चाहिए। टूथपेस्ट हमेशा बदलिए, है ना। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में टूथपेस्ट करते हैं तो एक समय कोई और रखिए और एक समय कोई और रखिए, ताकि वहां पर क्या हो, रेजिस्टेंस डेवलप ना कर पाए बैक्टीरिया, और जितने भी बैक्टीरिया आपके टूथ में प्रेजेंट हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, वो क्या हो जाए? मर जाएं। इसलिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, जब आप फार्मेसी की कंपनी में जाओगे जहां पर दवाइयां बनती है, तो वहां पर जो मॉपिंग होती है केवल एक केमिकल से नहीं होती है, कभी डिटोल होती है। जैसे मॉर्निंग में डिटोल हो गया, 2 घंटे बाद टिपॉल, फिर 2 घंटे बाद सेवलॉन, फिर 2 घंटे बाद कोई और केमिकल्स, उसके 2 घंटे बाद, मतलब 4-5 प्रकार के वो केमिकल्स यूज करते हैं केवल मॉपिंग में, ताकि अगर डिटॉल से किसी बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर रखा है और वो जिंदा है, तो अगले बार जब हम टिपॉल से करेंगे तो टिपॉल उसको मार दे। अगर टिपॉल के अगेंस्ट भी कर रखा है तो अगले बार जब हम सेवलॉन करेंगे तो सेवलॉन से वो मरता है। यानी बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस डेवलप करने ही नहीं देते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और उतना भी नहीं होता तो लास्ट में स्टेरिलाइजेशन करवा देते हैं। स्टेरिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा माइक्रोबायोलॉजी में, और स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन जीपेट में भी आता है, और स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चंस आपके हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। बेसिकली वो जहां पर पेरेंट्रल प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि जहां पर इंट्रावेनस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस प्रोसेस में क्या होता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहां पर एक बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप किया। रेजिस्टेंस फैक्टर कौन बनाता है? प्लाज्मिड, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं। और वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जब रेजिस्टेंस बनाता है तो ये अपनी आर फैक्टर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते जाता है। यानी अब इसका एक ही काम है, आर बनाना। ये आर बनाते बनाते और हमेशा मार्केट में निकालते रहेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में निकालते रहेगा, दूसरा बैक्टीरिया इसको रिसीव करते रहेगा। और एटमॉस्फेयर क्या, ये आज यहां भोपाल में बनाया तो क्या बिलासपुर में थोड़ा ना जाकर के इसको सेंड करेगा। भोपाल में अगर बनाया है कॉर्नर में तो वहीं पे एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, तो वहीं पर दूसरे बैक्टीरिया जो नहीं बना पाए हैं अभी तक आर फैक्टर, वो उसको रिसीव कर लेंगे। तो जो डोनर होता है, ये बैक्टीरिया क्या है? डोनर बैक्टीरिया। दिस वन इज ए इज डोनर बैक्टीरिया। ये क्या है? डोनर बैक्टीरिया है। ये क्या है? डोनर बैक्टीरिया है। तो डोनर बैक्टीरिया को हम कहते हैं मेल बैक्टीरिया। डोनर हमेशा मेल होता है, डोनेट हमेशा कौन करेगा? मेल करेगा। और बी बैक्टीरिया इज रिसीवर बैक्टीरिया, ये रिसीव कर रही है। तो रिसीवर बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं फीमेल बैक्टीरिया। मेल को पॉजिटिव साइन से और फीमेल को निगेटिव साइन से। तो ये ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना। तो देखिए ये मेल और फीमेल दोनों, अब मेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहां पे चला गया? तो मेल का आपने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है जी, वो जेनेटिक मटेरियल कहां चला गया? फीमेल के पास चला गया। तो हो गया ना मेल, और अब इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी होगा और एक मेल का भी आ गया। तब दोनों फ्यूज हो गए तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई फ्यूजन हो गया दोनों के बीच में। फ्यूजन हो गया तो क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी बैक्टीरिया को? क्योंकि उनको रेजिस्टेंस डेवलप करना था, क्योंकि उनको सर्वाइव करना था एटमॉस्फेयर में। इसलिए वो क्या करते हैं? रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म जो है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट इज सेकंड वन इज ट्रांसडक्शन। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना। और बाकी ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी बैक्टीरिया का जो बेसिक वाला है, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि वहीं से हम 6th सेमेस्टर में जो फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं जीपेट में, जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, मेडिसिन, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए।
तो वो आपको क्या होगा, यहीं से पता चलेगा जब मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा, वहां से बहुत कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनता है, कैसे बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनता है, कैसे ये सारा मैकेनिज्म जो है जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वो रेजिस्टेंस बनाते हैं, इन सब चीज हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर्स में आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये माइक्रोबायोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको है। और इवन जब आप गेट का भी फॉर्म भरेंगे, जीपेट के अलावा गेट में अगर माइक्रोबायोलॉजी से आप देंगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, तो सपोज फिर से हम दो बैक्टीरिया लेंगे जी, बैक्टीरिया ए, दिस वन इज बैक्टीरिया ए एंड दिस वन इज बैक्टीरिया बी। तो दिस वन इज बैक्टीरिया ए एंड दिस वन इज बैक्टीरिया बी। बैक्टीरिया ए ने क्या डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस, और तो अब मालूम है। अब बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस, और सेकंड वाले के पास रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहां पे प्रेजेंट होता है, देखिए जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो वहां पर एक वायरस प्रेजेंट होता है। तो सपोज दैट दिस वन इज अ वायरस विच नेम इज बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी दोज वायरस, देखो फेज का मतलब होता है खाना, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, और वायरस मतलब वायरस, यानी वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाए, उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता हो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, इस वायरस ने इस बैक्टीरिया को खा गया। क्या किया भाई, उसको खा गया, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन था। तो इस वायरस ने, क्योंकि वायरस का नाम ही है बैक्टीरियोफेज वायरस, और बैक्टीरियोफेज वायरस का एक ही काम है कि बैक्टीरिया को आपको क्या करना है, खाना है। तो इसने बैक्टीरिया को क्या कर लिया, खा लिया बेटा। तो जैसे हम चिकन खाते हैं, जैसे हम फिश खाते हैं, तो चिकन के अंदर जो बोन्स होते हैं, बोन्स को तो हम खाते नहीं, जो फिश के अंदर जो बोन्स होता है जिसको हम कांटा बोलते हैं, उसको तो हम खाते नहीं है। तो जो हमारे काम की चीजें हैं उसको हम खा गए, और जो हमारी काम की चीजें नहीं उसको हम फेंक दिए। और जब आप उस बोन्स को फेंकोगे तो देखोगे कि वहां पर कुत्ते लग जाएंगे उसको चाटने के लिए, उसको खाने के लिए, उस पर मक्खियां बैठ जाती है, उस पर और दूसरे जीव जंतु बैठ जाते हैं और उस बोन्स को खाना शुरू करते हैं, या बोन्स के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसको खाना शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है जनरली। तो यहां पर बैक्टीरियोफेज वायरस ने इस बैक्टीरिया को खा लिया, यानी इस वायरस ने इस बैक्टीरिया को खा लिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर आर फैक्टर का वायरस क्या करेगा, और फैक्टर एक तरह से उसका क्या है, बोन है। जैसे हम लोग चिकन को खाते हैं, वैसे मैं तो खाता नहीं हूं नॉनवेज, लेकिन मैं जानता हूं मेरे फ्रेंड लोग खाते हैं। तो क्या है कि जैसे चिकन को हम खाते हैं और उसके बोन्स को हम फेंक देते हैं, तो वैसे ही ये वायरस इस बैक्टीरिया को तो खाएगा, लेकिन उस बैक्टीरिया के आर को वो फेंक देगा। तो इस वायरस ने क्या किया भाई, खा गया किसको भाई, तो ईट किया किसको, तो ए क्या है, इस बैक्टीरिया को, और बदले में आर को क्या कर दिया, इस आर फैक्टर को इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो रिलीज किसको कर दिया, आर को, क्योंकि रेजिस्टेंस का ये क्या करेगा। अब ये आर कहां पे आ गया, तो आपको भी मालूम है कि सर ये आर तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्या आ गया भाई, ये आर आ गया, और एटमॉस्फेयर में जब ये आर आ गया तो अब क्या होगा, तो ये आर को वो बैक्टीरिया लेगा जिसके पास आर प्रेजेंट नहीं है। आर आ गया क्या, तो इस बैक्टीरिया ने इस आर को क्या कर लिया बेटा, रिसीव कर लिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। अब क्या करेगा, अब ये बैक्टीरिया जो है, अब आपको भी मालूम है कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा भाई, तो बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन से कितना बैक्टीरिया बनेगा, 2। इस बैक्टीरिया में फिर से बाइनरी फ्यूजन कितना होगा, 2। इसमें फिर से बाइनरी फ्यूजन कितना बनेगा, 2। ऐसे ही बनते जाएगा, यहां पर दिख रहा होगा आपको, है ना। और इन सभी बैक्टीरिया में क्या होंगे, तो आर फैक्टर प्रेजेंट होंगे। तो हो गया कि अपने पास आ गया आर फैक्टर, देखिए सभी के सभी में पहुंच गया। यहां पर देखिए इन सभी में आपको क्या आ गया, आर फैक्टर देखने को मिल गया। तो यहां पर क्या हुआ कि पहला प्रोसेस क्या था कि डायरेक्ट बैक्टीरिया ने रिलीज किया था। यहां पर बैक्टीरिया क्या किया था, रिलीज किया था, क्या रिलीज किया था, आर फैक्टर को, और दूसरे बैक्टीरिया ने रिसीव कर लिया। यहां पर बैक्टीरिया ने खुद से रिलीज नहीं किया, यहां पर उसको रिलीज किया है वायरस ने।
कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस ने। इस वायरस ने इसको खाया और आर फैक्टर को रिलीज कर दिया, दूसरे बैक्टीरिया ने उस आर फैक्टर को रिसीव कर लिया। तो जिसके पास ये आर फैक्टर था ये मेल है और जिसने रिसीव की वो फीमेल है, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ। अब इसके सारे चाइल्ड के पास क्या रहेगा? तो आर फैक्टर। दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ऑलवेज प्रोसीड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। क्वेश्चन आ चुका है जी। तो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो है हमेशा बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसके थ्रू होगा? बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू। दैट्स वन इज नोन एज ट्रांसडक्शंस। कम टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज नोन एज conjugation. Third one is conjugation. तो third type of parasexual mode of reproductions of bacteria is conjugation. Conjugation में क्या होता है? तो suppose that this one is a bacteria A, है ना, this one is a bacteria A, एक मिनट, this one is a bacteria A and this one is a bacteria B. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया A है और ये बैक्टीरिया B है। बैक्टीरिया A के पास क्या डेवलप हुआ? रेजिस्टेंस, आर फैक्टर। तो ये बैक्टीरिया अपना क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा? आर को। कैसे डोनेट करेगा? तो बैक्टीरियल बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है पीली। क्या प्रेजेंट होते हैं? पीली। हेयर लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल बॉडी पे। स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा, उसको बोलते हैं पीली। और पीली को और क्या कहा जाता है? सेक्सुअल पीली। नाम से ही क्लियर है, दिस वन इज अ पीली। और पीली या तो पिलाई भी इसको बोलते हैं ना। पीली क्या है? ये सेक्सुअल पीली है। अब नाम से ही क्लियर है, ये सेक्सुअल पीली क्या करेगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। अब देखो होता क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? तो सेक्सुअल पीली के थ्रू, ये सेक्सुअल पीली के थ्रू एक दूसरे से कंजुगेट होगा। यहां पर थोड़ा दूर में बनाया हूं, बेसिकली ये एक दूसरे से क्लोज आते हैं। ये एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आते ही ये सेक्सुअल पीली जो है, ये सेक्सुअल पीली क्या हो जाता है? एक दूसरे से एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है। ये सेक्सुअल पीली एक दूसरे से क्या हो गया? जुड़ गया। अब इस बैक्टीरिया ने अपना रेजिस्टेंस फैक्टर इसको डोनेट कर दिया, क्योंकि इसके पास था नहीं। बी के पास था क्या? नहीं। ये जो बी है, बी के पास ये फैक्टर्स नहीं थे, तो इस बी को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। अब ये बी क्या करेगा? बाइनरी फिजन। यहां पर क्या होगा भाई? तो आपको मालूम है कि यहां पर होगा बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन होगा तो क्या होगा? दो बैक्टीरिया। इसके बाद का बाइनरी फिजन होगा तो बताओ कितने बनेंगे? दो बैक्टीरिया। इसके बाद होगा तो बताओ कितने होंगे? दो। यहां से फिर होंगे तो दो, ऐसे ही होंगे क्या? और इन सब के पास क्या होगा? रेजिस्टेंस, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास, देखो जिसके पास एक बार रेजिस्टेंस आ गया ना, वो अब हर जनरेशन में जाना है। तो क्या हो गया? जो देने वाला था वो मेल और जो रिसीव करने वाली थी वो फीमेल। मेल और फीमेल में फ्यूजन हुआ, जेनेटिक मटेरियल्स का क्या बन गया? न्यू प्रोजेनी, न्यू चाइल्ड बना। क्या? That one is known as conjugation. This process of parasexual mode of reproduction in bacteria is known as conjugation. तो conjugations में हमें क्या याद रखने हैं कि always associated with sexual pili। तो बैक्टीरियल बॉडी पे जो सेक्सुअल पीली प्रेजेंट है उसके थ्रू कंजुगेशन, बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू ट्रांसडक्शन और इंडिपेंडेंटली होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन प्रोसेस आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बैक्टीरियल बॉडी फॉर्म देयर ओन प्रोजेनी और देयर ओन चाइल्ड और देयर ओन genetic material and and formations of new bacteria
बाय द हेल्प ऑफ और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। तो बाइनरी फिजन और सिस्ट फॉर्मेशन आपका हो गया किस प्रोसेस के थ्रू? एसेक्सुअल में। कैसे होता है वो मैंने बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन कहां पर आते हैं? ये पैरासेक्सुअल और सेक्सुअल के अंडर में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस फैक्टर क्या है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए, समझ में आ गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हैव बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास पेरेंट, स्टे ट्यून विथ अस, थैंक यू।